हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो पार्ट है आपका 2 यानी लेक्चर नंबर 2 है, जो कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि साइंटिफिक ओरिएंटेशन यानी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था वो क्या था। ठीक है, वैज्ञानिक जो उन्मुखन या दृष्टिकोण था वो समाजशास्त्र को विज्ञान पूर्ण रूप से एक सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। लेकिन एक दूसरा भी अप्रोच, मैंने कहा था कि विज्ञान के साथ साथ में समाजशास्त्र कला भी है, तो कला का जो दृष्टिकोण है वो मानवीय दृष्टिकोण है। ठीक है, ह्यूमन ओरिएंटेशन है। तो आज हम लोग ह्यूमन ओरिएंटेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न सोशियोलॉजी आई है उसमें ह्यूमन ओरिएंटेशन का बहुत महत्व बढ़ गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन ओरिएंटेशन से रिलेटेड बढ़ गई। तो क्या क्या चीजें हैं उनमें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक इसमें ह्यूमन ओरिएंटेशन से रिलेटेड एक पार्ट आ जाता है कि विभिन्न समाजशास्त्री, ठीक है, समाजशास्त्र एवं भौतिक विज्ञानों के मध्य में कोई अंतर स्पष्ट नहीं मानते। यानी कि जब हम समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था तो ये मानते थे कि भौतिक विज्ञान की तरह, नेचुरल साइंस की तरह ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इसके भी नियम सर्वमान्य होंगे, सार्वभौमिक होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि कुछ समाजशास्त्री ये मानने लगे हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययन तब तक यथार्थ नहीं हो सकता जब तक कि उसके मानवीय पक्ष पर ध्यान ना दिया जाए। यानी उसका उपयोग जब तक ना हो सामाजिक संगठन को बनाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, यानी उसके अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं है तो फिर वो सोशल साइंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तव में मानविकीय अवधारणा को समझने के लिए जो विशुद्ध और व्यवहारिक विज्ञान के मध्य अंतर समझ लिया जाए। ठीक है, जब तक हम विशुद्ध और व्यवहारिक के मध्य अंतर न समझा जाएगा तब तक हम मानवीय अवधारणा, जो मानविकीय अवधारणा है, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। विशुद्ध विज्ञान का मतलब जो साइंस, प्योर साइंस मानता है। ठीक है, और व्यवहारिक विज्ञान का मतलब हो गया कि जो इसको अप्लाइड साइंस के रूप में मानता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो विशुद्ध विज्ञानों में अगर देखा जाए तो विशुद्ध विज्ञान में हम किसकी बात करते हैं, वो तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों के निर्माण की बात की जाती थी। इनिशियल लेवल पर जब समाजशास्त्र का उद्भव हुआ तो चूंकि पहले विज्ञानों की तुलना, जो विज्ञान थे उसमें नेचुरल साइंस को ही माना जाता, अब इसको एक विषय के रूप में स्थापित करना था, इसलिए अगस्त कॉन्टे ने सीधा सीधा जो है यहाँ पर सिद्धांतों की बात की, विशुद्ध विज्ञान के रूप में बात की। लेकिन जो व्यवहारिक विज्ञान होता है उसमें विभिन्न जो घटनाएं होती हैं उनके मध्य कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाए। कार्य कारण संबंध तो तथ्यों के भी, इसमें भी सिद्धांतों के निर्माण भी होते हैं, लेकिन उसमें संवेदनाओं और मूल्यों के आधार पर करना। तो जब हम कारण कार्य की व्याख्या उसके संवेदनाओं और मूल्यों के आधार पर करने लगे, ठीक है, सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता को जानने के लिए, तो वो हमारा अप्रोच व्यवहारिक विज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आप किसी चीज को समझ लीजिए कि जैसे ममत्व के कारण कोई डिसीजन अगर ले लिया, ठीक है, या आपने कहा कि कोई भी जो कदम उठाया गया उसमें ये सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये कानून का उल्लंघन हुआ, लेकिन जब उसको आप संवेदना और मूल्य के आधार पर देखते हैं तो वहां पर उसका अप्रोच बदल जाता है। और वास्तविकता तभी आप समझ पाएंगे जब आप संवेदनाओं और मूल्यों को भी ध्यान में रख करके कारण कार्यात्मक व्याख्या करेंगे। ठीक है, तभी वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। तो ये जो मानवीय मूल्य है, इसका उद्देश्य क्या है कि समाज एवं मानव जीवन को अधिक बेहतर और संगठित बनाना। ठीक है, अधिक बेहतर और संगठित। यद्यप जब हम इसकी शुरुआत हुई थी, समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, तो समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉन्टे महोदय ने भी आरंभिक दृष्टिकोण में यह बात रखी हुई थी। क्या बात रखी थी कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, यानी यहाँ पर व्यवस्था जो टूटी हुई थी उसको बनाने के लिए और प्रगति करने के लिए ये बनाया गया था। तो जब हम व्यवस्था और प्रगति तो तभी हो पाएगा जब हम संवेदनाओं को, मानव संवेदनाओं को भी रखें। जैसे छात्रों, शुरुआती दौर में किसी भी देश को विकसित कहने के लिए क्या होता था कि जो उसके आर्थिक आधार थे, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन आधारों को मेन मुख्य मतलब महत्व दिया। लेकिन उसमें देखिए सांस्कृतिक आधार को नहीं था। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स बना। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब हो गया खुशहाली सूचकांक। ठीक है, भूटान के द्वारा 2006 में जब इसको जारी किया गया तो उससे क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर उसको खाना पीना सब कुछ रोजगार है, लेकिन अगर वो अपने धर्म इत्यादि को नहीं मान पा रहा है, दूसरे धर्म को अडॉप्ट करना पड़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुश नहीं रहता। वो अपनी अगर जो उसकी नेचुरल क्रियाएं हैं, जो अध्यात्म है, अगर उसको नहीं कर पा रहा है तो उसको खुशहाल नहीं माना जाता। तो इसका मतलब ये हो गया
कि बाद में चल करके सांस्कृतिक जो अप्रोच है उसको भी ध्यान में रखा गया। तो जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनाओं को जोड़ लेते हैं तो वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो जाता है। तो व्यवस्था तभी बनेगी, प्रगति तभी बनेगी, संपूर्ण विकास तभी माना जाएगा जब इन बातों को भी केंद्र में रखा जाएगा। इसी संदर्भ में अगर हम लोग आगे देखें तो मैक्स वेबर भी क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है, जो सोशल एक्शंस हैं उनसे रिलेटेड माना, और कहा कि व्याख्यात्मक समझ, यानी कि जो भी सोशल क्रियाएं हम लोग करते हैं उनकी व्याख्यात्मक समझ प्रस्तुत करने का कार्य करता है। अगर हम व्याख्यात्मक कारण कर संबंधों के आधार पर व्याख्यात्मक समझ नहीं प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, और व्याख्यात्मक समझ मतलब हो गया किसी भी घटना को उसी परिस्थिति के संदर्भ में समझना, जैसा वो करता कर रहा है। अगर वो करता जिस कॉन्टेस्ट में लेकर कर रहा है, अगर आप उसका कॉन्टेस्ट नहीं समझते हैं और उसकी व्याख्या अपने कॉन्टेस्ट में कर देते हैं तो वो फिर उचित व्याख्या नहीं हो जाएगी, ठीक है, वह वास्तविक अध्ययन नहीं। तो मैक्स वेबर ने यहाँ पर फोकस किया हुआ था, इसीलिए वस्तेहन मेथड ये जो देखा जाए ये वास्तव में शुरुआत थी, ठीक है, ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसकी शुरुआत मैक्स वेबर के द्वारा यहाँ पर कर दी जाती है। अब देखिए ये इसी में एक और भी मतलब प्रस्तुत की कि तार्किक क्रिया के साथ साथ में वेबर ने जब उन्होंने कहा कि क्रिया की बात किया तो उन्होंने तार्किक मतलब 4 प्रकार की क्रियाएं बताएं। तो उसमें तार्किक क्रिया के मनुष्य तार्किक है, ठीक है, वो तार्किक क्रिया के साथ साथ में भी उन्होंने बताया कि समाज में मूल्यांकनात्मक क्रिया भी चलती, ठीक है, मूल्यात्मक, परंपरागत, जो इवेल्युएशन वाले से रिलेटेड है यानी ट्रेडिशनल हो गया, इमोशनल, इन एक्शंस भी जो भी ऐसे भी एक्शंस हैं उनको भी उन्होंने केंद्र में रखा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि केवल और केवल तार्किक क्रिया के द्वारा ना होकर के मूल्यात्मक, जो परंपरागत और भावनात्मक क्रियाएं हैं इनकी भी व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी व्याख्या नहीं करते हैं तो इसके बिना क्रियाओं को हम सामाजिक घटनाओं के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। जैसे अगर हम लोग बात करें, समटाइम्स आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति है और जैसे कहा जाए कि ये आपके पिताजी हैं या ये आपकी पत्नी है और ये हाड़ मांस का पुतला है और ये है सारी चीजें हैं और इनके अंदर में कुछ नहीं है और ये ऐसे ही, लेकिन आप देखिए कि उनके साथ में एक जो लगाव बना रहता है, ठीक है, आप उस मतलब अगर इसको एग्जाम्पल में देखें, मनुष्य से परे अगर आप बंदरों को देख लें, उनको उनके जो बच्चे जब डेड हो जाते हैं तो वो कई दिनों तक उसको अपने साथ साथ में लेकर, जबकि उनको पता होता है कि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डेड हो गया, लेकिन फिर भी उसको लेकर के चलते रहते हैं। तो ये क्या है, ये भावनात्मक क्रियाएं हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होती हैं कि ये हमारे लिए ये नथिंग के बराबर में है, लेकिन फिर भी इमोशनली आप उनसे जुड़े रहते। तो अगर उनको भले विज्ञान के आधार पर बहुत कुछ समझाया करे कुछ नहीं है, ये सब ऐसा है, लेकिन वो इन चीजों को स्वीकार नहीं करता। तो जब भी वो कोई क्रिया करेगा, अगर वो एक्शन करता है उस डेड बॉडी को लेकर के साथ में चलता है, तो आप कहीं ना कहीं ये आपके मन में आ जाता है कि ये जो है भले वैज्ञानिक आधार पर आप तमाम चीजें समझाइए, लेकिन उसकी जो उस समय क्रिया होती है वो भावनात्मक क्रिया से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो बिना भावनात्मक क्रियाओं को मूल्यांकन परंपरागत इन क्रियाओं को बिना समझे हुए जो समाज का वास्तविक स्वरूप है सामाजिक घटनाओं को हम समझ नहीं सकते। आरंभिक समाजशास्त्रियों की अगर हम लोग बात करें छात्रों, जैसे उसमें कांटे आ गए, स्पेंसर, वेबर, पैरेटो, सीमेल, दुर्किन, इन सब लोगों ने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों और सिद्धांतों को वस्तुनिष्ठता के आधार पर प्रस्तुत किया था। फोकस किस पे किया था, ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि इनको साइंस बनाना था, ठीक है, ये विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते थे, प्रतिष्ठित विज्ञान बनाना चाहते थे कि इसकी शुरुआत हो जाए। लेकिन किंतु बाद में देखा जाए जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं, ठीक है, आधुनिक समाजशास्त्री, और उसमें नाम आ जाता है सर्वप्रथम डिल्थे महोदय का। तो ये ध्यान रखना कि सर्वप्रथम डिल्थे ने क्या किया, इस पर प्रतिक्रिया दिया कि केवल वस्तुनिष्ठता, इस पर प्रतिक्रिया मतलब अपोज किया और बताया कि केवल अनुभविक अध्ययन, गए कहीं खड़े होकर के जो फीलिंग्स आ रही हैं उन अनुभव किया, जो आपने अवलोकन किया अनुभविक अध्ययन के आधार पर या विशेष पद्धतियों के द्वारा, जैसे क्वेश्चनायर के माध्यम से, ठीक है, या जाकर के प्रश्नावली के माध्यम से, या जो साक्षात्कार लेकर के उसके द्वारा जो एकत्रित किए गए आंकड़े हैं उनके आधार पर सामाजिक यथार्थता को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। आप कहीं पर जाइए और आप अगर गाँव में या कई जगहों पर बात करें कि आपको आपके हस्बैंड जो है आपको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, शिक्षा ये वो, तो उस लेवल पर जाने के बाद में आपको ये लगेगा कि नहीं, हाँ, मतलब सभी लोग एक जो क्वेश्चनायर में आंसर देंगे वहां पर लिख करके यही बात आएगी कि हाँ हमको ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन वास्तव में अगर इसको ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो पता तब चल पाएगा जब आप वहां पर सहभागी अवलोकन करेंगे और उन चीजों को
गहराई से केस स्टडी के माध्यम से देखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक यथार्थता को पूर्ण रूप से ऐसे ओरली ऑब्जेक्टिव के दूर दूर रह करके और देख देख करके आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मानव एक संवेदनशील प्राणी है, ठीक है। उसके अंदर में तमाम प्रकार की संवेदनाएं, इसलिए उनकी भावनाओं एवं विचारों से प्रभावित सामाजिक घटनाओं को पूर्ण रूपेण वस्तुनिष्ठता की कसौटी पर कस गए। अगर उन घटनाओं को, उन विचारों को पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता की, ऑब्जेक्टिव होकर के, एकदम बिल्कुल बाहर होकर के अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब आप एकदम केवल मूक दर्शक बन करके बिना इमोशंस और घटनाओं को केवल देख देख करके आप उनकी चीजों को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले प्रमुख समाजशास्त्रियों में तो डिल्थे शुरुआत करते हैं। आपको ध्यान रखना कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसकी शुरुआत जो है करने का काम जो है सर्वप्रथम किसने कर दिया? डिल्थे ने कर दिया। तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा यहाँ पर आ गया कि जब अन्य समाजशास्त्रियों में, यानी अब क्वेश्चन अगर बन जाए कि कौन सा मानव शास्त्रीय अप्रोच से संबंधित नहीं, तो डिल्थे है, एडमंड हुर्सेल ये भी है, अल्फ्रेड शुद्ध की बात, गॉफमैन की बात, गारफिंगल, एडविन गोल्डर, ठीक है, ग्लास एंड स्ट्राट जोबर्ग, ये सभी समाजशास्त्री किससे संबंधित हैं? ये सभी समाजशास्त्री जो है ये मानवीय जो उन्मुखन है, यानी मानवीय उन्मुखन से संबंधित है, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। इस तरीके से छात्रों अगर हम लोग सरल शब्दों में अगर कहें, तो सरल शब्दों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जटिल और परिवर्तनशील, जो सामाजिक घटनाएं हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल और परिवर्तनशील मानवीय संबंधों और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को उसकी पृष्ठभूमि, जो उसका बैकग्राउंड है, और कुछ विशेष अर्थों के संबंध में समझ को ध्यान में रख करके करना होता है, ठीक है। यानी कि जो जब हम इसको स्थिर मान करके अगर करने लगे, जैसे सामाजिक संरचना को स्थिर मान के करने लगे, सामाजिक संबंधों को स्थिर मान करके करने लगे, या व्यवहारों को स्थिर मान करके करने लगे, तो ऐसा नहीं है। जो प्रतिमान बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए माता पुत्र बेटी, ठीक है, अब देखिए संबंधों का बदलाव जो आ रहा है, तो अगर हम इस जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील मानवीय संबंध हैं, उन परिवर्तनशील मानवीय संबंधों को केंद्र में रख करके, उसके बैकग्राउंड को, उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके और कुछ विशेष अर्थों के आधार पर अगर हम अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसको हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करते हैं, मानवीय जो है उन्मुखन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग इसके मानवीय उन्मुखन को और स्पष्ट करने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं को, तो यहां से क्वेश्चन जो आपका बनेगा बहुत ही एकदम सटीक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। निम्न में से कौन सी मानवीय उन्मुखन की विशेषताएं नहीं है या है, ऐसा करके, या कथन कारण में पूछ लिया कि यह मानवीय उन्मुखन को या कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा करके कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अभी तक क्या है कि जो वैज्ञानिक उन्मुखन था, यानी साइंटिफिक ओरिएंटेशन, वो वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिविटी की बात करता था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में किसी चीज को देखना, ठीक है, सब्जेक्टिविटी की बात नहीं करता था, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुपरक के साथ साथ ये कहते हैं कि वस्तुपरक के साथ साथ विषय परक, ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ में सब्जेक्टिविटी अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा, यानी इसमें सब्जेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हैं, यानी किसी भी घटना का उस एंगल पर जाकर के, उस अप्रोच में जाकर के अध्ययन करना, यानी अनुभविक अध्ययन पर आधारित तथ्यों के द्वारा ही सामाजिक वास्तविकता को नहीं समझा जाए। ये कहते हैं कि केवल अनुभविक अध्ययन, कि आप जैसे जाइए वहां पर जो फीलिंग कर रहे हैं अवलोकन के माध्यम से, उसी के आधार पर वास्तविकता को हम नहीं समझ सकते, बल्कि विषय पर होकर के जाकर के, उसके सेंटर में जाकर के, उस अप्रोच में जाकर के अगर हम उस चीजों को निकालेंगे, तभी हमको वास्तविकता पता देखा जाए। तो यह दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित छोटी छोटी घटनाओं को एवं मानवीय व्यवहार के पक्षों को महत्व देता है। ये बड़े बड़े जो सिद्धांत होते हैं उनको ना केंद्रित में रख के, जो मानव व्यवहार के बड़े सिद्धांत हैं उनको ना केंद्रित करके, बल्कि ये जीवन जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, व्यक्ति उसमें कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य व्यवहार करता है, उन छोटी छोटी घटनाओं और मानव व्यवहार को पक्ष में रख करके और वास्तविकता तक जो है पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी में एक चीज है कि नैतिक तटस्थता की बात की जाती है, कि आप न्यूट्रल रहें, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल। तो कहता है कोई भी व्यक्ति वैल्यू न्यूट्रल होकर के कैसे हो सकता है? मान लीजिए अगर हम शादी विवाह को अगर पढ़ते हैं, भारतीय ग्रामीण जीवन में पढ़ते हैं, हिंदू विवाह के अंदर में अगर हम बात कर रहे हो कि जो है लिव इन रिलेशनशिप, तो वो कहीं से भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कहीं से भी। तो नैतिक तटस्थ होकर के जो नियम अमेरिका के अंदर में मैरिज को लेकर के बने हुए हैं,
क्या वो भारत के संदर्भ में भी सही हो सकते हैं? यानी ऐसा तो नहीं हो सकता, या वहां का व्यक्ति जिस तरीके से सोच रहा है वो यहाँ का व्यक्ति भी मैरिज के बारे में वैसी ही अवधारणा रखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे स्थान है जहां पर वाइफ हॉस्पिटलिटी की जो है सुविधा उपलब्ध है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ भारतीय अगर संस्करण में अगर आप भारत के अंदर में हिंदू जो है धर्म के अंदर में अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो कहीं से भी मतलब इनको मान्यता और जगह ही नहीं है, मतलब इसको जघन्य अपराध मानते हैं। तो नैतिक तटस्थ होकर के आप मैरिज को केवल मैरिज के कॉन्टेस्ट में देखें तो ये कहता है कि आप तो ऐसे समझने से रहे वास्तविकता को, यानी समाज किस तरीके से सोच रहा है इसको, यह एक प्रकार की भ्रांति मानता है। यानी नैतिक वैल्यू न्यूट्रल होकर के एकदम तटस्थ होकर के आप अध्ययन करिए तो ये नैतिक तटस्थता को भ्रांति मानता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहता है ये भ्रांति एक प्रकार। इसके अनुसार अनुसंधानकर्ता को तथ्यों को उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर कहाँ कर रहा है, कहाँ पे अध्ययन कर रहा है, वहां के लोगों का समाज विचार बैकग्राउंड क्या है, उसके आधार पर मूल्यांकन करके और स्वविवेक के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहता है। जैसे हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के ऊपर थूक दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब उसको अपराध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मसाई जनजात में जाते हैं तो वहां पे क्या है, वहां थूकना एक जो है ये माना जाता है कि ये जो है सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नैतिक तटस्थता के आधार पर एक जैसी रणनीति और सार्वभौमिक सिद्धांत ये कहीं ना कहीं भ्रांति है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि यह सामाजिक तथ्यों को स्थिर नहीं मानता, कि जो सामाजिक तथ्य हैं स्टेब्लिश नहीं होते, सामाजिक संबंध इनमें परिवर्तन होता है, इसलिए वैज्ञानिक उन्मुखन पर आधारित जो बृहद बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं, सार्वभौमिक थ्योरियां हैं, ठीक है, ऐसे सिद्धांतों को उपयोगी नहीं मानता। कहते हैं पूरे समाज के ऊपर एक जैसी चीजें लागू नहीं हो सकती। खासतौर से ये व्याख्यात्मक बोध को महत्व देता है। ठीक है, व्याख्यात्मक बोध, व्याख्या करिए उसका इंटरप्रिटेशन उसी कॉन्टेस्ट में जा करके व्याख्या करिए, उसी कॉन्टेस्ट में जा करके व्याख्या करके, और जो बोध उत्पन्न होता है, जो समझ उत्पन्न होती है उसको महत्व देता है, ना कि न्यूट्रल होकर के। ठीक है, और इस उपागम में सहभागी अवलोकन कहता है कि जब आप असहभागी अवलोकन करेंगे, केवल अवलोकन कर रहे होंगे, तब आप कहां पर जान, इसीलिए सहभागी अवलोकन हो गया, केस स्टडी मेथड हो गया, जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति होती है, डायरी है, आत्मकथा है, इन सब के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उस पर बल दिया जाता है। तो अब आ जाए कि जो मानवीय उन्मुखन है उसमें किस आधार पर अनुसंधान को बल दिया जाता है, तो आप इसके जो ये पॉइंट हैं इनको ध्यान रखेंगे कि सहभागी अवलोकन, अब वहीं पर दे दे असहभागी अवलोकन, तो आपको ध्यान रखना होगा सहभागी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही, केस स्टडी की बात की, डायरी और आत्मकथा है, इन पर केंद्रित होकर के और अध्ययन करने की बात की है। यहाँ इस संबंध में गोल्डनर महोदय का एक कथन भी है कि तटस्थ रहकर अवलोकन पर आधारित, एकदम न्यूट्रल हो करके और अवलोकन पर आधारित निष्कर्ष वास्तविकता के अधिक निकट नहीं होते हैं। कहते हैं वो वास्तविक अध्ययन नहीं होता, केवल एक ऊपरी जो है दिखावा मात्र होता है। ठीक है, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण जो है वो मानव गरिमा, जो सामाजिक घटनाएं सोशल इवेंट्स हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं उसको मानव गरिमा, रचनात्मकता, जो एक क्रिएटिविटी है, स्वाधीनता, ठीक है, जो इंडिपेंडेंसी है, इन तथ्यों को ध्यान में रख करके करने पर आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर कौन सी मानव गरिमा क्या है, जो रचनात्मक क्रिएटिविटी एक्टिविटी, ठीक है, वो क्रिएटिविटी वगैरह को ध्यान में रख करके अगर हम घटनाओं का व्याख्या करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, मानवता को ध्यान में रख करके, स्वाधीनता, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख करके करते हैं, तो इन पर ये फोकस करने का काम करता है कि ताकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो, मानवता को केंद्र में, मानव समाज को, मानव को, समाज को सुदृढ़ किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, ऐसा ध्यान में रख करके करता है। और उसके बाद में समाज की जगह व्यक्ति को केंद्र में, देखिए यहां पर ध्यान रखिए कि जो हमारा साइंटिफिक अप्रोच है वो बेसिकली किस पे फोकस करता है, समाज पर। उसमें जो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे महोदय थे उन्होंने देखिए व्यक्ति पर केंद्रित भी किया हुआ था। ठीक है, व्यक्ति को एक इकाई के रूप में माना था, बाकी व्यक्ति को, परिवार को इकाई के रूप में मानने का काम किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि परिवार को केंद्र मानने का काम किया हुआ था। वो खुद ही जो है बात कर रहे थे कि व्यवस्था और प्रगति के विज्ञान है, लेकिन फिर बाद में फिर उन्होंने प्रत्यक्षवाद को अडॉप्ट किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति को केंद्र में रख करके अगर समाज की व्याख्या करता है, कौन सा, ह्यूमनिस्टिक, ये सब समाज को केंद्र में न रख करके व्यक्ति को केंद्र में रखता है। ज्ञान अथवा अध्ययन के व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित होता है, यानी जो आप नॉलेज प्राप्त करते हैं उसका क्या व्यवहारिक उपयोग है, इस पर कंसंट्रेट करता है, ना कि केवल वो सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, जानने के लिए नहीं करता है,
बल्कि उनका व्यवहारिक उपयोग करने पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच केंद्रित होता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, इसके व्यवहारिक उपयोग पर होता है। जैसे कहा नहीं, जब साइंस की बात की जाती है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो क्या है, ठीक है, उसका क्या उपयोग है, कौन सी चीजें हैं, इनसे सबसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये ज्ञान और अध्ययन के व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित होता है। अब हम लोग ये जो मानवीय उन्मुखन है, जो अप्रोच नया डेवलप हुआ, जिससे मानव समाज के डेवलपमेंट की बात की जाए, मानवता के विकास की बात की गई, उसमें कौन कौन से उपागम नए निकल करके आए हैं, उन पर फोकस करता है। अब इस पे पहला ही क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से मानवीय उन्मुखन से संबंधित जो ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है उससे संबंधित कौन सा अप्रोच नहीं है, कौन सा उपागम नहीं है, किस अप्रोच की बात की। तो इसमें सबसे पहले एक आ जाता है लोक विधि विज्ञान की बात, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम लोक विधि विज्ञान, जिसको हम कहते हैं एथनो मेथोडोलॉजी या लोक जीवन पद्धति, ठीक है, ये इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था हेराल्ड गार्फिंकल महोदय ने, ठीक है, तो इस याद रखिएगा, हेराल्ड गार्फिंकल लोक विधि विज्ञान के जनक। और लेकिन इसको व्यवस्थित अध्ययन करने का काम किया था एंथनी गिडेंस ने। तो गिडेंस महोदय ने, एंथोनी गिडेंस ने एक पुस्तक लिखी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। इस पुस्तक के अंदर में 1984 में इसको सिस्टमैटिक तरीके से लोक विधि विज्ञान को प्रस्तुत किया था। और देखिए इसके अंतर्गत करते हैं क्या है कि उस सामान्य ज्ञान की खोज की जाती है, वो जनरल नॉलेज की बात की जाती है, बेसिक, कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का एक विशेष अर्थ निकालते हैं, ठीक है, वो उनके पास में पूरा ओवरऑल नहीं होता, वो जब कोई घटना घटित होती तो उसकी दिन प्रतिदिन की घटनाओं के आधार पर जो भी क्रियाएं करता है उसका एक विशेष अर्थ निकालने का काम करता है, और व्यक्ति उसी के आधार पर अपनी सोशल एक्टिविटी को करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है जिससे वो गहराई से वो समझ, यानी वो किस अप्रोच में उसने सोशल एक्शन किया, इसको तभी आप समझ सकते हैं जब वो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को एक विशेष अर्थ निकाल करके और अपने कार्य को संपन्न करता है। तो ये अप्रोच हो गया आपका लोकविद विज्ञान। एक और भी इसमें अप्रोच जुड़ा हुआ है, प्रघटना शास्त्र, जिसको हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी, ठीक है। तो फेनोमेनोलॉजी ये क्या करता है, इसके माध्यम से किसी घटना के बारे में व्यक्ति के उन वास्तविक अनुभवों को जानने का प्रयत्न किया जाता है कि व्यक्ति वास्तव में कैसी फीलिंग कर रहा है, ठीक है, उन वास्तविक अनुभवों को जानने का प्रयास किया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों एवं मान्यताओं से प्रभावित ना हो। जैसे पूर्व में ही जा करके अगर आपको किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या किसी भी प्रकार का मान्यता आपको दे दीजिएगा, उस मान्यता को लेकर के अगर आप कहीं प्रस्तुत होते हैं, तब आप वास्तविक अध्ययन नहीं कर पाए। तो इन पूर्वाग्रहों से निकाल करके, अर्थात क्या है कि प्रत्येक सामाजिक घटनाओं को परस्पर संबंधित ना माने, एक घटना को दूसरे से संबंधित ना मान करके, बल्कि उनको अलग अलग तरीके से अगर अध्ययन किया जाए, ठीक है, और बिना इन जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए, ठीक है, तो फिर हम उसकी वास्तविकता में जाएंगे। इसको हम फेनोमेनोलॉजी यानी घटना को घटना के रूप में संबंध में देख करके उसको किसी भी घटना से जोड़ करके ना किया जाए, बल्कि उस घटना की एक स्वच्छंद व्याख्या, आजकल देखते नहीं कहीं पर कोई भी बात होती है तो उसको सबसे पहले धार्मिकता सांप्रदायिकता इनसे जोड़ करके बात की जाती है, तो ये वास्तव में घटना की वास्तविक व्याख्या नहीं होती। इस तरीके से देखा जाए, इस उपागम का जो जनक है वो जर्मन दार्शनिक, अगर दार्शनिक आधार पर देखा जाए तो एडमंड हर्सल इसके जनक है, और जब अगर उसको समाजशास्त्रीय रूप में देखा जाएगा तो उनका शिष्य जो है अल्फ्रेड शुट्ज, ठीक है। तो अगर दार्शनिक अगर कहा जाएगा तो एडमंड हुर्सल इसके जनक हैं, और नहीं तो समाजशास्त्रीय आधार पर जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो अल्फ्रेड शुट्ज को आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। एक तीसरा अप्रोच जिसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद, ठीक है, जो प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ठीक है, ये भी, इसके भी जनक मीड है, और जो इस शब्द का प्रयोग किया हुआ था, यानी कि इसके ये प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद के अगर संस्थापक बोला जाए तो वो ब्लूमर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीजीटी के अंदर में कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ब्लूमर को फाइनली आंसर मानते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो मीड और ब्लूमर ये किससे संबंधित है, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद से। ये क्या है, ये अप्रोच क्या बताने का काम करता है, इसके अनुसार मनुष्य की अधिकांश क्रियाएं, जो भी मनुष्य एक्टिविटी करता है, क्रियाएं करता है, वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या स्पष्ट नहीं होती। जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो हम क्या है एकदम से ऐसा नहीं स्पष्ट होता कि हम प्रत्यक्ष रूप से कि हम जान जाएं कि ये चीज है, बल्कि क्या कहता है कि व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को कुछ विशेष प्रतीकों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि अगर पूर्ण रूप से जानना चाहें कि जब कोई एक्शन कर रहा है, जैसे कोई भी शिक्षक है तो वो मान लीजिए पढ़ा रहा है, तो हम ये मतलब क्या अप्रोच है उसकी, ठीक है,
इस अप्रोच को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके साथ में मतलब डीपली स्टडी करेंगे, तभी हम अंतःक्रिया करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर हम चीजों को समझ नहीं सकते। तो यहां पर भी बात हो रही है कि व्यक्ति के विचार या जब भी कोई एक्शन करता है तो वो विचारों और क्रियाओं को कुछ विशेष प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति के संदर्भ में रख करके ही समझा जा सकता है। यानी वो किस अप्रोच के अंदर के है, जब क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन में उन चीजों को हम समझ सकते हैं। इसीलिए उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे बारे में जैसा दूसरे लोग सोचते हैं और अनुभव करते हैं, हमारे बारे में जैसा दूसरे लोग सोचते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हीं के अनुरूप और हमारा फीडबैक देते हैं, उन्हीं फीडबैक के अनुरूप हम क्या करते हैं, अपनी क्रियाओं और सामाजिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित होता है। तो हमारे सामाजिक संबंध, हमारी क्रियाएं उसी तरीके से निर्धारित होती हैं जैसा हमें लोगों के द्वारा फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आमूल परिवर्तनवाद की, ठीक है। तो एक चौथा अप्रोच है जिसको बहुत कम मतलब जो है विद्यार्थी जानते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए, आज की डेट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसको हम रेडिकलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो रेडिकलिज्म यानी जिसको हम कहते हैं आमूल परिवर्तनवाद, ये बेसिकली कब से शुरुआत हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर से यूरोपियन कंट्री, उसमें बढ़ता हुआ प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इतनी तेज बढ़ गई कि सारी चीजें टेक्नोलॉजी पर बेस हो, आदमी आदमी के ऊपर तक विश्वास नहीं। तो प्रौद्योगिकी का जो ओवर आउटकम आ गया, उसके बाद जो बदली हुई सामाजिक संरचना, जिसे भारत के अंदर में आप देखिए कि फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन, ये सब इतना ज्यादा मतलब सामाजिक संरचना में चेंज हो गया कि और उसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक संरचना और जो नई प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, उनके अध्ययन हेतु उस उपागम का आविर्भाव हुआ कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे लोगों को होल्ड रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसका आविर्भाव हुआ। इसके अगर हम लोग जनक की बात करें तो उसमें हर्टन आ जाते हैं, ड्यूच आते हैं और मैकडोनाल्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो हर्टन, ड्यूच और मैकडोनाल्ड इसके आमूल परिवर्तनवाद के जनक के रूप में है। इसी में एक नाम और आप भी आता है, एल्विन गोल्डनर। गोल्डनर का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पुस्तक पूछी गई, इसको ध्यान रखिएगा। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, एल्विन गोल्डनर। इन्होंने कहा, इसको रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी कहा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव यानी जो प्रतिवर्ती, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी प्रतिवर्ती समाजशास्त्र के रूप में कहा किसको, जो रेडिकल सोशियोलॉजी है, ठीक है, आमूल परिवर्तन। तो रिफ्लेक्सिव कैसा है, क्यों भाई रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इनका जो ये अप्रोच है, ये मूल रूप से संघर्षवादियों से, जो आमूल चूल परिवर्तन होता है वो संघर्षवादी, जैसे कार्ल मार्क्स आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है, वो कहता है कि सत्ता जो ये हमारा जो कह लीजिए कि पूंजीवाद है, इसको पूर्ण रूप से बदल देना, ठीक है, साम्यवाद की स्थिति में ले आना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही खत्म कर देना। तो ये संघर्षवाद से ही इसकी शुरुआत होती है, उसी से संबंधित है। और ये समाज का जो भी कमजोर वर्ग है, शोषित वर्ग है, अधिकार विहीन वर्ग है, इन वर्गों के उत्थान पर मेन रूप से केंद्रित होता है। यानी ये मानवतावादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आमूल चूल परिवर्तन लाने की बात करता है, ठीक है। और ये कहता है कि जब आप डीपली लेवल पर जा करके जो सोसाइटी से रिफ्लेक्शन मिलता है, उसके आधार पर जब आप अध्ययन करेंगे, ठीक है, तभी आप इन चीजों को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हार्टन है, ड्यूच है, मैकडोनाल्ड, ये सब किसके जो है फॉलोअर्स हैं या किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, वो आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है। तो आमूल परिवर्तनवाद जिसको रेडिकलिज्म कहा जाता है। तो इस तरीके से छात्रों, ये जो है जो मानवतावादी यानी कि समाजशास्त्र की एक प्रकृति जो है, जो मानवतावादी उपागम पर केंद्रित होती है, वर्तमान में इस उपागम को वास्तव में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी सोसाइटी की स्टडी करनी होती है, तो हम उस कॉन्टेस्ट में जाकर के अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक बड़े लेवल पे जाकर के और चीजों को बना पाना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। मतलब सबके लिए कॉमन गोल बना पाना, तो एक पर्टिकुलर एक ह्यूज एरिया में जाकर के, या ऐसा भी है जैसे वो मर्टन कहता है कि अगर हम सिद्धांत बहुत छोटे छोटे अगर बना देंगे, ठीक है, तो फिर ये सोशियोलॉजी में सिद्धांत का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी इसमें इस तरीके से सिद्धांत निर्माण ही नहीं हो पाएगा, और बहुत बड़े सिद्धांत बना देंगे तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तनशील समाज में उसको हम लागू करेंगे तो बहुत जगह वो सिद्धांत अपने आप में ही फेल समझ में आएगा। तो सिद्धांत ना तो वो फिर बहुत बड़े होने चाहिए और ना बहुत छोटे होने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसा लार्ज, मैक्सिमम लार्ज एरिया जो एक जैसी सामाजिक आर्थिक जो है परिदृश्य रखता हो, उसके लिए कोई ना कोई एक विशेष प्रोजेक्ट या विशेष कह लीजिए कि अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए।
तो वास्तव में देखा जाए इस तरीके से तो दोनों अप्रोच, चाहे वो साइंटिफिक अप्रोच हो, ठीक है, और चाहे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो, दोनों ही अप्रोचों के सम्मिश्रण की आवश्यकता है समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए। ऑल द बेस्ट छात्रों। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता। तो आप लोगों ने एक यूनिट का ये जो पार्ट था समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है इसके बारे में जाना। जितने भी इससे फैक्ट रिलेटेड सब मैटर दिए गए हैं उनको आप एक बार फैक्ट वाइज केवल लर्न कर लीजिएगा, उनको पॉइंट में लिख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीजें पूछी जाएंगी और आप उनको बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे। आप अपना जो है जो टेस्ट देंगे उसमें बेहतर अंक लाने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट।